हरिया नाम का आदमी अपनी बीवी और बच्चे के साथ सड़क किनारे बने कच्चे मकान में रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालता था। ये बात उस समय की है जब ठंड का कहर अपने चरम पर था। अरे राजू की माँ, थोड़ी आग जला लो। आज तो ठंड बहुत हो रही है, ऐसा लगता है मानो कश्मीर हो यहाँ। आग भी किससे जलाऊं? घर में लकड़ी का एक डंडा भी नहीं बचा है। अरे भाग्यवान, कल ही बता देती तो मैं कुछ लकड़ियाँ बीन लाता कहीं से। अब इस ठंड में कहाँ जाऊँ मैं? आप यहाँ राजू का ख्याल रखना, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ये कहकर मालती बाहर कुछ लकड़ियां लेने चली जाती है। ठंड की सर्द हवाएं मालती को कपा रही थी। जैसे तैसे वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर पाती है और लेकर आती है कि तभी एक गाड़ी पीछे से उसे ठोकर मार देती है, जिससे कि उसकी कुछ लकड़ियां नाली में जा गिरती हैं। अरे कौन है जिसे ठंड में मरने की जल्दी पड़ी है, हैं? मालती जैसे तैसे उठती है और गाड़ी वाले से कहती है, साहब, जितनी जल्दी आपको घर जाने की है ना, उतनी ही जल्दी मुझे भी है। आपकी वजह से मेरी लकड़ियाँ गिर गई और आप हॉर्न बजा रहे हैं। अरे ठीक है, अब जल्दी से साइड में हो लो। ये कहकर वो हॉर्न बजाता हुआ निकल जाता है। मालती अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, हे प्रभु, हम गरीबों को कुछ दे ना दे, लेकिन ठंड में इस तरह से तो न सता। मालती अपनी लकड़ियां लेकर घर आ जाती है। हरिया उसे देखकर कहता है, ओह, अरे भाग्यवान, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? अरे कहाँ गिर गई थी तुम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि देख कर चला करो, हैं? मालती हरिया को पूरी बात बताती है और हरिया कहता है, ओह, अरे भगवान भी न जाने क्यों हम गरीबों पर सितम ढाने में कसर नहीं छोड़ता है, और ये पैसे वाले भी। मालती उन लकड़ियों को लेकर थोड़ी आग जला देती है, जिससे घर में ठंड से थोड़ी राहत हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद अब ठंड के साथ साथ बारिश भी होने लगी थी। हरिया अपने घर के बाहर बैठा था कि तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी देखता है और हरिया से पूछता है, अरे भैया सुनना, यहाँ कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मेरे साथ मेरा परिवार भी है। हाँ साहब, एक मैकेनिक बैठता है वहाँ पर, लेकिन बारिश होने के कारण वो घर चला गया है। जब तक वो आता नहीं है आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। हरिया के इतना कहते ही उस गाड़ी वाले की पत्नी कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना उन लोगों के पास। देखो ना, कितने गंदे कपड़े पहने हैं और बाहर सर्दी भी बहुत है। अरे बाबा, लेकिन खराब गाड़ी में बैठकर क्या करोगी? और सर्दी बारिश इतनी हो रही है कि गाड़ी में बैठना मुश्किल हो रहा है। भाई, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो गाड़ी से उतरकर हरिया के पास आग तापने बैठ जाता है। ठंड के साथ हवा और पानी और तेज हो जाती है। वो औरत भी मजबूरी में आकर वहाँ आ जाती है। वो सब आग के सहारे बैठ जाते हैं। वो गाड़ी वाला हरिया और उसकी बीवी को देखकर कहता है, अरे तुम लोग इतनी ठंड में ये हल्के फुल्के कपड़ों में कैसे रह लेते हो? अरे हमें तो इन कपड़ों में भी सर्दी लग रही है। अरे साहब जी, हम लोग तो इस आग को ही अपना कोट बना लेते हैं और इसी के सहारे सर्दी निकाल देते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं जब भगवान ने गरीबी ही लिख दी है हमारे भाग्य में। गाड़ी वाले को हरिया की हालत देखकर उस पर दया आ जाती है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो मीनाक्षी, गाड़ी में वो जो आज शॉपिंग करके गर्म कपड़े लाए हैं ना, उन्हें इनको दे दो, हम दूसरे खरीद लेंगे, ठीक है? गाड़ी वाले के इतना कहते ही उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, हटो, मैं किसी को नहीं दूंगी वो कपड़े। पता है कितने ब्रांडेड है और महंगे भी। इनके लिए मैं घर में फटे पुराने कपड़े पड़े होंगे, वो भेज दूंगी। आप ज्यादा दानवीर कर्ण बनने की कोशिश ना करो। उसकी पत्नी की ये बात सुनकर हरिया को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो इसको भगवान की मर्जी समझकर चुप रह जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और वो मैकेनिक भी अपनी दुकान खोल देता है और वो अपनी गाड़ी बनवाकर चले जाते हैं। हरिया की पत्नी हरिया से कहती है, आपने देखा ये पैसे वाले गरीब को कैसा समझते हैं? ये कपड़े तो ब्रांडेड पहनते हैं,
लेकिन इनकी सोच ब्रांडेड नहीं होती है। इधर गाड़ी वाले को अपनी पत्नी का व्यवहार बहुत खराब लगता है। वो हरिया और उसके परिवार के लिए अगली सुबह जाकर कुछ नए गर्म कपड़े खरीदता है और उन्हें देने पहुंच जाता है। वो दरवाजे पर आकर कहता है, अरे सुनो, कोई है क्या? जी साहब, आप यहाँ कहिए, क्या काम है? वो मैं ये कुछ कपड़े लाया हूँ जिसे तुम अपने परिवार को दे दो, जिससे ठंड में कुछ राहत हो जाएगी। अरे साहब, कल आपकी पत्नी को बुरा लगा था, इसलिए मैं ये कैसे ले सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, उसकी बात का बुरा ना मानो, और वो यहाँ है भी नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हें रख लो। हरिया उन कपड़ों को ले लेता है। हरिया की पत्नी और बच्चा बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी चंद मिनटों बाद बेइज्जती में बदल जाती है, क्योंकि उस सेठ की पत्नी हरिया के घर आ जाती है और गुस्से में कहती है, अच्छा, तो मेरे पीछे से ये गुल खिलाए जा रहे हैं। मैं तुम्हें पैसे इसीलिए नहीं देती हूँ कि तुम इन भूखे नंगों में बांटते फिरो। इधर लाओ ये कपड़े। ये कहकर वो उन कपड़ों को हरिया के हाथ से छीन लेती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सेठ भी वहाँ से नजर झुकाकर चले जाते हैं। अरे, हमने तो इनसे कोई मदद भी नहीं मांगी थी, ये तो खुद ही आए थे। लेकिन सेठानी जी ने तो हमें बिना बात के ही उल्टा सीधा सुना दिया। हमारी क्या गलती थी इसमें? अरे मालती, कोई बात नहीं, ये पैसे वाले ऐसे ही होते हैं। गरीब को देने में इनका धन खाली हो जाता है। तुम इनकी चिंता ना करो। हाँ, मालती हरिया की बात समझ जाती है और वो फिर से अपने काम काज में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, घना कोहरा छाया हुआ था, ठंड भी चरम पर थी। वही गाड़ी वाला अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। गाड़ी उनकी पत्नी चला रही थी। घना कोहरा होने के कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। अरे मालती, देखो, ये वही सेठ जी है ना? अरे, जिन्होंने आकर हमें नए कपड़े दिए थे। लगता है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। चलो चलो, चल के हमें कुछ मदद करनी चाहिए। आओ मेरे साथ। रहने दो, हमें क्या पड़ी है उनकी मदद करने की? हमने अगर उन्हें छुआ भी ना तो हमें उल्टा सीधा कहेंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो मालती? मुसीबत के समय में हर इंसान की मदद करनी चाहिए। आओ, जल्दी आओ। हरिया उनकी मदद करने के लिए जाता है। कुछ लोग उनकी गाड़ी के पास खड़े थे जो मोबाइल से उनकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं कर रहा था। ये देखकर हरिया कहता है, अरे, आप लोग मदद करने की बजाय मोबाइल से फोटो ले रहे हैं। अरे, आजकल इंसानियत तो किसी में नहीं रही है। हाँ, ये कहकर हरिया उन्हें अपने घर ले आता है और पास के किसी डॉक्टर से उनकी पट्टी करा देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है और मीनाक्षी अपने आप को उस हरिया के बिस्तर पर देख भड़क उठती है और कहती है, छी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया इस गंदी जगह में? और ये बार बार तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे मेम साहब, आपको चोट लगी है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मजबूरी में मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि बड़े अस्पताल का खर्चा मैं नहीं उठा सकता था। तभी डॉक्टर साहब बोल पड़ते हैं, देखिए मैडम जी, अगर ये आपको नहीं लाता तो आपको बचाना किसी डॉक्टर के बस में नहीं था, क्योंकि इसने समय रहते ही आपके बहते हुए खून पर अपने कपड़े से पट्टी बांध दी थी, जिससे खून नहीं बह पाया और मुझे बुला लिया। आप तो इसका शुक्रिया करने के बजाय इस गरीब को उल्टा सीधा सुना रही हैं। भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर डॉक्टर साहब अपना बैग लेकर चले जाते हैं। सेठ जी अपनी पत्नी से कहते हैं, मीनाक्षी, जिन लोगों ने हमारी जान बचाई और तुम उन्हें ही उल्टा सीधा कहकर इनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। अरे, ये गरीब जरूर है, पर हमसे दिल में कहीं ज्यादा अमीर भी हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उनसे माफी मांग कर कहती है, बहन जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपने ही मेरी जान बचाई है। उल्टा मैंने आपको खरी खोटी भी सुनाई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हरिया और मालती भी मीनाक्षी को माफ कर देते हैं। सेठ जी हरिया और उसके परिवार को गर्म कपड़े देते हैं और हरिया को अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। सीतापुर गांव में ठग्गू नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाई की दुकान थी। ठग्गू लाला थोड़ा ठगने में महान थे, इसलिए उन्हें सब ठग्गू कहकर बुलाने लगे। उनकी दुकान में भूला राम काम करता था। भाई, नाम तो उसका भूला राम था, लेकिन
कान से कम सुनता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत परेशान रहते थे। अरे भूला राम, कल दूध से जो मलाई निकाली थी उसे कहाँ रख दिया तूने? हाँ सेठ जी, मैंने कपड़े और रजाई रख दिया। अरे मूर्ख, रजाई नहीं मलाई, मलाई कहाँ है? भूला राम सर खुजलाते हुए इधर उधर देखकर कहता है। अच्छा, मलाई। अरे सेठ जी, ये तो मैं हाथ ही में पकड़ा हूँ। अरे क्या करूं मैं इस बहरे का? अरे इसे तो काम से भी नहीं निकाल सकता मैं। ये कहकर ठग्गू राम अपना माथा पकड़ लेते हैं। तभी एक तोतला ग्राहक उनकी दुकान पर आता है। अरे ठग्गू दी, 1 किलो लड्डू दे दीजिए। ठीक है। अरे भूला राम, भैया को 1 किलो लड्डू दे दो। ठीक है सेठ जी, मैं लड्डू कह दूंगा, लेकिन एक बार ही कहूंगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। अरे पागल, लड्डू तो लड्डू, लड्डू। अरे भगवान, तू मुझे एक दिन बहरा कर देगा। ठग्गू हलवाई लड्डू तोलते हैं और अपनी ठगुगिरी दिखाते हैं। वो 1 किलो लड्डू की जगह उस ग्राहक को 900 ग्राम ही तोलते हैं। ये देखकर वो ग्राहक कहता है, अले अले थे जी, ये क्या दिया? 1 किलो पूरे तो 2 लड्डू, अभी कम है इसमें। अरे नहीं भाया, लड्डू पूरे हैं? अपनी आँखों का इलाज कराओ और ये लो लड्डू, इन्हें खाओ, ठग्गू के गुण गाओ। आप चलो जाओ। अले ठग्गू राम, तुम नाम से ज्यादा थकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। ठग्गू हलवाई अपने भूला राम से कहता है, देखा भूला राम, ऐसे ठग ठग कर मैं मशहूर हुआ हूँ। तू भी कुछ सीख मुझसे। लेकिन सेठ जी, कपूर तो है ही नहीं अपनी दुकान पर। अपने पास तो लड्डू है। ठग्गू भूला राम की बात सुनकर अपना माथा पकड़कर कहता है, अरे किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे रखा था। ऐसे ही सेठ जी और भूला राम में नोक झोंक चलती रही। ठग्गू राम जी इतने मशहूर हुए कि उनके लड्डू बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गए। एक बार की बात है, 2 चोर ठग्गू की दुकान लड्डू लेने आए। उस समय सेठ जी दुकान पर बैठे थे। अरे सुन छोटे, ये सेठ बहुत माल कमा रहा है लड्डू बेच बेच कर, और ये ठगता भी बहुत है लोगों को। अरे आज इसका सारा माल साफ करना है, समझाना। ठीक है भाई, इस समय सेठ सो रहा है और अकेला भी है, यही मौका सही है भाई। शाम का समय हो रहा था। वो दोनों ठग्गू की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, ठग्गू लाला जी, 20 किलो लड्डू तोल दो, बहुत जरूरी है। ठग्गू राम मन में सोचते हैं, अरे आज तो मौका अच्छा लगा है, आज तो ठगने की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा मैं। ये कहकर वो अपने भूला राम को आवाज लगाते हैं, भूला राम, ओ भूला राम, अरे जल्दी बाहर आ। और भूला राम अपना सिर खुजलाते हुए बाहर आता है। क्या है सेठ जी, शाम को तो थोड़ा आराम कर लेने दिया करो। अरे तू अंदर सोया पड़ा है? चल जल्दी से साहब को 20 किलो लड्डू ला दे घर से, यहाँ पर इतने होंगे नहीं। अच्छा सेठ जी, ये आपके दद्दू हैं। नमस्कार दद्दू जी। अच्छा, ये दिखाने के लिए बुलाया था मुझे है? अरे भूला राम, दद्दू नहीं, लड्डू, लड्डू। अरे जल्दी लेकर आ लड्डू। लगता है ये बहरा मेरे ग्राहकों को भगा देगा, भाई मुझे ही जाकर लाने पड़ेंगे। ये कहकर सेठ जी घर जाने लगते हैं और जाते हुए भूला राम से कहते हैं, देख भूला, ग्राहकों का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ लड्डू लेकर, जाने मत देना इनको। ये कहकर सेठ जी चले जाते हैं और वो दोनों चोर भूला राम से कहते हैं, अरे भूला भैया, वो सेठ जी कह गए थे 50,000 रुपए तुम्हें मुझे देने हैं। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी अचार बेचते हैं भाई, हमारे सेठ जी तो ये लड्डू बेचते हैं, आप ये ही ले जाओ। हाँ
अरे यार, इस बहरे को कैसे समझाए? हमें जल्दी करना होगा, अरे नहीं तो वो ठग्गू आ जाएगा भाई। भूला भैया, वो जो रुपए रखे हैं ना, वो सब हमें दे दो, ऐसा आपके सेठ जी कह गए हैं। हो अच्छा, ये पैसे आपको देने को कह गए हैं, तो पहले बताना था ना। ठीक है, ले जाओ ले जाओ, आप उनके दद्दू हो तो ये लो। वो दोनों सारे पैसे अपनी पोटरी में बांध लेते हैं और जाते हुए कहते हैं, अच्छा भैया, हम चलते हैं, सेठ जी को जयराम जी की बोल देना। हाँ अच्छा, उस कोठरी का ताला खोल दूं? हाँ, उसमें भी पैसे रखे हैं, ले लो जाकर। भाई सेठ जी मुझे यही बैठने को कह गए हैं, इसीलिए तुम ही जाके ले आओ। हाँ। वो दोनों लालच में आ जाते हैं और कोठरी के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों चोर अंदर से आवाज लगाते हैं, अरे भूला भैया, अंदर आकर बताओ ना, अरे कहाँ रखे हैं पैसे? अच्छा, बाहर से दरवाजा बंद कर दूं? अरे कैसे सेठ जी के दद्दू है ये, हैं? बाहर से बंद करने को कह रहे हैं मुझे। हाँ चलो कर देते हैं। हाँ। भूला राम बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और बैठ जाता है। तभी सेठ जी घर से लड्डू ले आते हैं और अपनी गुल्लक पर नजर डालते हैं और रोने लगते हैं और रोते रोते भूला राम से कहते हैं, अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मूर्ख, अपनी दुकान में चोरी हो गई और तू यहाँ बैठा बैठा सो रहा है। अरे कौन पैसे ले गया रे? मैं लुट गया भगवान, मैं बर्बाद हो गया। अरे रोइए मत सेठ जी, आपके दद्दू अभी मरे नहीं हैं, वो तो अंदर बैठे हैं और बाहर से उन्होंने दरवाजा बंद करा दिया है। सेठ जी जल्दी जल्दी दरवाजा खोलते हैं और उन दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। ठग्गू राम अपने भूला राम को गले लगाकर कहते हैं, अरे आज तेरे बहरेपन ने मुझे बचा लिया रे, तू मेरा सच्चा नौकर है भूला राम। अरे ये क्या बात हुई सेठ जी, ये दोनों जब आपके बच्चे थे तो आपने इन्हें उस समय दद्दू क्यों कहा और अब इन्हें मारा भी है? समझ नहीं आ रहा है कुछ। भूला राम की बात सुनकर ठग्गू हलवाई बहुत जोर से हंसते हैं। अरे भूला राम पगलू। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अरे अरे अच्छी ही लगी होगी। तो ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।